देखते हैं फिर। ये रहे हमारे एरविन श्रोडिंगर। ये भाई साहब काफ़ी रिस्पेक्टेड आदमी है, एंड तुम्हें भी इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये कौन थे, इन्होंने क्या करा है, एंड सो ऑन। इन्हें कहा जाता है कि ये फाउंडर ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशन है। यूलर के बाद इन्हें कहा जाता है। यूलर कहाँ थे? यूलर तो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में थे। उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बहुत ज़्यादा अपनी कंट्रीब्यूशन करा है। यूलर फॉर्म भी बना रखी है उन्होंने। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे श्रोडिंगर फॉर्म बनाई है इनकी। तो ये ऑस्ट्रेलिया से थे, एंड इन्हें नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में, और इन्होंने कंट्रीब्यूशन करा है केमिस्ट्री में। तो मतलब एट अ हायर लेवल केमिस्ट्री और फिजिक्स एक ही हो जाते हैं, कुछ ऐसे बड़ी चीज़ नहीं है वो। एंड कंसिडर्ड एज अ न्यूटन ऑफ केमिस्ट्री। मैंने कहा था इन्होंने न्यूटन को फेल कर दिया था, क्योंकि न्यूटन के लॉज बहुत ही ज़्यादा जब हम जूम कर देते किसी चीज़ पे, वहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहे थे। वो सब रियल लाइफ हमारी चीज़ों पे हो रहे थे। जैसे एक इंसान एक दूसरा इंसान है, उन्हें स्पेस में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, तो वो प्रिडिक्ट कर पा रहे थे न्यूटन साहब। पर ये चीज़ें क्वांटम लेवल पे काम नहीं कर रही थी। क्वांटम लेवल पे कुछ और ही चल रहा था, जादूपंती हो रही थी। सच में क्वांटम लेवल पे जादूपंती हो रही थी। तुम्हें दिखेगा कि जादू से एक जादू हुआ और इलेक्ट्रॉन गायब, ऐसा था कुछ। ओके, तो हिज इक्वेशन फेल्ड द लॉज ऑफ न्यूटन एट क्वांटम लेवल, बता दिया मैंने। तो देखते हैं उसकी मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशन उन्होंने क्या बनाई है। इतनी अच्छी इक्वेशन है, एंड माइंड बॉगलिंग सी चीज़ है वो। देखो, ये रही उनकी इक्वेशन, तड़कती भड़कती सी इक्वेशन ये रही। इसमें क्या चीज़ क्या है तुम्हें अभी वो समझने की ज़रूरत नहीं है, एंड ना ही मुझे बताने की ज़रूरत है वो चीज़। बट छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ, काफ़ी है तुम्हारे लिए। जितना अगर इतना इतना तो नहीं हमें चाहिए, जब चाहिए होगा तो तब मैं भी करा दूंगा कहीं नहीं, किसी और टाइम पे। तो ये त्रिशूल सा क्या है, ये क्या चीज़ है? इसे कहते हैं हम साई। साई ऐसे कहते हैं, एंड इसे हम वेव फंक्शन भी कहते हैं। अभी तुम्हें समझ आएगा धीरे धीरे कि ये क्या है। एक मॉडल बना के तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं ये क्या है, इसमें से समझ आएगा तुम्हें चीजें। ठीक है, तो ई क्या था? ई था टोटल एनर्जी, एंड वी था पोटेंशियल एनर्जी। ई माइनस वी था मेरे हिसाब से, मैंने ई वी लिख दिया है गलती से। ओके, एंड मजे की बात यह है श्रोडिंगर ने एक्सपेरिमेंट्स कर करके ये इक्वेशन को प्रिडिक्ट किया था, ना कि किसी और इक्वेशन से नहीं निकाली गई ये इक्वेशन। ये कंप्लीटली प्रिडिक्टेड इक्वेशन है, एंड तुम इसको समझ भी सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इस पर अच्छी प्रिडिक्शन करी गई थी। तो श्रोडिंगर भाई साहब शुरू से ही काफ़ी इंटेलिजेंट थे। तो हमारे जैसे नहीं थे, वो काफ़ी अलग थे हमसे। तो क्या होता है कि जैसे तुम्हारे पास एक एटम है, ये लो, इसका ये एक सबशेल बना है, एक दूसरा सबशेल बना है। ठीक है, अबे यार, चल ठीक है, एक सबशेल बना है, एक दूसरा। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। सोच लो, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस इक्वेशन से पता कर सकते हैं कि उसकी एनर्जी लेवल्स क्या हैं, उसकी किस वाले ऑर्बिटल में, किस वाले ऑर्बिट में, किस वाले ऑर्बिटल में। यानी कि जैसे ये कोई ऑर्बिटल है, तो इसमें सब ऑर्बिटल जो होते हैं, जैसे ये शेल है, तो शेल के अंदर सबशेल जो है, जो सबशेल है उसमें किसी पर्टिकुलर सबशेल में इस इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी रही होगी। हाँ, ये चीज हम मैथमेटिकली प्रिडिक्ट कर पा रहे थे। काफी बढ़िया इक्वेशन थी ये, एंड टिल डेट इससे बड़ी कोई बढ़िया इक्वेशन नहीं आ पाई है। एंड इसमें अकेला इनका नहीं कंट्रीब्यूशन था, इसमें बहुत साहब ने बहुत करा था। हाइजेनबर्ग ने बहुत ज़्यादा करा था। इसके इसके डिस्कवर करने के पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है कि अपने श्रोडिंगर भाई साहब, इनको एक अलग आइलैंड पे ये लोग चले गए थे, ताकि ये एक अलग भाषा डेवलप करके इस इक्वेशन को ढूंढ पाए। समझ पा रहे हो कितनी बड़ी बात है कि तुम आइंस्टाइन के सामने कहते हो कि इस तरीके से मैंने एक इक्वेशन बनाई है, आप देखो इसको, और आइंस्टाइन आपकी इक्वेशन को नकार देते हैं। एंड उसके बाद उसी इक्वेशन के लिए आपको नोबेल पुरस्कार मिलता है, यानी कि नोबेल प्राइज। तो समझ सकते हो तुम कितने बड़े लोगों ने इनकी इक्वेशन को ठुकराया था। यानी कि आइंस्टाइन साहब ने कहा था कि आपकी इक्वेशन बिल्कुल गलत है, एंड उसके बाद इसी इक्वेशन के बलबूते पर इन्होंने पूरी केमिस्ट्री चेंज कर डाली, एंड हमें मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशन दी।
एंड जिसे हम आज तक मतलब इसका कोई तोड़ नहीं है, इतनी अच्छी इक्वेशन है ये, एंड इतनी काम की इक्वेशन है, अच्छी नहीं कह सकते इसे, काम की कह सकते हैं, समझे। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, जैसे ये इक्वेशन है कुछ भी है, इसको जब हमने सॉल्व करा, अभी इसके बारे में समझने की जरूरत नहीं है, जब समझने की होगी तो मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में खुद कराऊंगा इसके बारे में सब कुछ। बट अब जो समझने की चीज है वो क्या है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास तीन अलग अलग वैल्यूज आती हैं, यानी कि तीन अलग अलग एनर्जी लेवल्स आते हैं एक इलेक्ट्रॉन के। ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पे हम बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम इस पूरी इक्वेशन के अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं, इलेक्ट्रॉन के जो भी हमें वैल्यूज थी उनको पुट कर रहे हैं। जैसे कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उसके बारे में हमें कुछ जानकारी लेनी है पहले, जैसे उसकी एनर्जी वगैरह, जो भी शुरुआत की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जैसी भी तुम समझो, टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होती है इसके लिए। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम एक इलेक्ट्रॉन की ऐसे एनर्जी निकालते हो पहले, एंड उसके बाद उस एक इलेक्ट्रॉन को इसमें डिफाइन करते हो। इसमें डिफाइन करके जब तुम इसको प्लस वगैरह करते हो आगे, इसमें ये जो 3D में है, 3D में एक्स में भी है और वाई में भी है और जेड में भी है, तो उसको जब तुम डिफाइन करते हो तब तब उस एक इलेक्ट्रॉन के तीन एनर्जी लेवल्स आते हैं, तीन एनर्जी लेवल्स। अभी एनर्जी लेवल्स भी बहुत ज्यादा एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है, बट क्या कर सकते हैं, ऐसा ही है, दुनिया ऐसे चलती है, तो हमें भी ऐसा ही समझना पड़ेगा इस चीज को। ओके, तो जब हमने इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करा, यानी कि इस जो साई लिखा हुआ है, जो यानी कि ये जो लिखा हुआ है इसको साई कहते हैं, यानी कि त्रिशूल जैसा कुछ, ये दिख रहा है ना तुम्हें, इसकी जब हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये तीन वैल्यूज आती हैं, इसकी इसकी तीन वैल्यूज आती है, पहली बात। एंड दूसरी बात कि ये तीन वैल्यूज एक ही इलेक्ट्रॉन की है एंड वो उसी को सेटिस्फाई कर रही है। मतलब ये कुछ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा नहीं है कि तुम एक ही वैल्यू पुट करोगे और ये आ जाएगा, या फिर दूसरी वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा। उन तीनों के कॉम्बिनेशन से उस इलेक्ट्रॉन का तुम फाइंड कर सकते हो, जो भी तुम कर सकते हो उसका। आई होप सो कुछ थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग में गया होगा, एंड इसे ही हम वेव फंक्शन कहते हैं। जो ये त्रिशूल बन रखा है इसी को हम वेव फंक्शन भी कहते हैं, आगे तुम्हें समझ आएगा वेव फंक्शन क्या होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही पढ़ाऊंगा मैं, जब पढ़ाया, यानी कि उसमें पहले तो हमें इलेक्ट्रॉन को समझना पड़ेगा कि पार्टिकल नेचर कैसे और वेव नेचर कैसे है। ओके, तो वो काफ़ी अलग चीज़ है एंड वो भी बहुत मज़ेदार है, ऐसे केमिस्ट्री में जादूगंती होती रहती है। तो इस वाले चैप्टर्स में खास करके एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो इतनी जादूगंती होती है कि समझ नहीं आता ये जादू हो रहा है क्या हो रहा है, बट हाँ, क्वांटम लेवल पे जादू ही हो रहा है। यस, हो रहा है, झूठ नहीं बोल रहा मैं, बिल्कुल सच। ओके, तो तीन एनर्जीज आई, उन्होंने तीन एनर्जीज को कुछ नाम दे दिए, एन एल एम। हम अगर इंडिया में होता ये तो हम इसको नाम दे देते चाणक्य, आर्यभट्टा एंड महर्षि कन्नडा ऐसे कुछ दे देते नाम, हमारी मर्जी, हमने अगर फाइंड करा होता तो छोड़ो उस चीज को। तो तुम समझ पा रहे हो कि उन्होंने तीन उसको वेरिएबल्स में बांट दिया कि अगर ये इलेक्ट्रॉन के पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू होगी तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बिहेव करेगा, वो इस तरीके से भाग रहा होगा, या फिर बहुत सारी चीजें, एक चीज की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ओके, तो आगे चलते हैं। तो इससे हमें ये समझ आया कि अगर एन एल एंड एम ये तीनों वैल्यूज मिलके एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देती हैं, एंड जब तुम उसको रिप्रेजेंट कर लेते हो तो तुम्हें पता चल जाता है कि ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तरीके से। थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग में कुछ 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 विजुअलाइज होने की कोशिश कर रहा होगा, बट विजुअलाइज नहीं करना है इस चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ को तुम विजुअलाइज नहीं कर सकते, जस्ट हम थोड़ा सा कुछ अजम्पशंस बना के इसको समझ सकते हैं, दैट्स इट। विजुअलाइज सब शेल्स को करना, शेल्स को करना पॉसिबल नहीं है, फिलहाल के लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो आगे का कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें थोड़ा सा एक अलग यहाँ पे समझाता हूँ कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ अलग तरीके से नहीं समझाऊंगा, बट हाँ थोड़ा सा अलग होगा, यानी कि बाकी हाँ समझ जाओगे यार, तुम इतने तो हो ही, तुम बढ़िया इंसान हो, समझ जाओ, समझ रहे हो। कार्टेशियन प्लेन बना रहा हूँ मैं, कुछ कुछ अलग तो नहीं करा मैंने, कुछ नहीं करा ना। तो ये रही हमारी एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस, ये रही जेड एक्सिस। तुम ऐसा समझो कि ये हम एक एटम के अंदर हैं।
तुम एक एटम के अंदर हो, मैं तुम्हें एटम भी बना देता हूँ। सोचो, एटम एटम हमें नहीं पता, बट हम उसे गोल बनाने की कोशिश करेंगे। आजा भाई, कैसे बनेगा? हाँ, ये ऐसे बन जाएगा। ये रहा, बहुत बड़ा एटम है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ ओरिजिन वगैरह मैंने कहीं से उठा के बना दिया, बस हाँ जस्ट एक बार ही बनाया है। तुम धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा कि मैं क्या करना क्या चाहता हूँ। ओके, तो ये एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन नहीं, एटम है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे पहली बात, श्रोडिंगर साहब ने इस टाइम तक एक अपनी इक्वेशन ढूंढ ली और हमने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, हम ढूंढते हैं अब क्या करना है। तो हमारा मकसद क्या है, इस चीज को मैंने बनाया है क्यों, पहली बात। पहले तो हमारा क्यों जो है इसको सेटिस्फाई करेंगे, उसके बाद पूछेंगे कि करना क्या है, करना क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम केमिस्ट्री में सबशेल या शेल को डिफाइन ही कैसे करते हैं। हम डिफाइन करते हैं कि अगर ये कोई सबशेल है, लेट सपोज कि ऐसा कोई सबशेल है, शेल या सबशेल जो भी, जस्ट विजुअलाइज करा रहा हूँ, कुछ है नहीं इसमें, ऐसा नहीं होता कुछ भी। जस्ट मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ बस, तो समझ जाओ कि ऐसा कोई सबशेल है। लेट सपोज करो, तो तुम क्या कहते हो कि इस वाले सबशेल के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह भाग रहे होंगे, यहाँ 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 यहाँ। बिल्कुल सही, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, तुम वो जो तुम्हारी श्रोडिंगर इक्वेशन है, हम क्या करते हैं, हम उसको अप्लाई करके जो हमारी ये साई थी, इसको इसको निकालते हैं, ठीक है। इसको निकाल के इसका स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर क्यों करते हैं, इससे हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है। प्रोबेबिलिटी मतलब कि इस पूरे एटम के अंदर कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, ये वाले ऑर्बिटल वाले। यानी कि अगर तुम हिसाब लगाओगे तो ये सोचो, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है एंड चौथा ऑर्बिटल। ठीक है ठीक है। तो जब यहाँ पे होगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, कैसे होगी, यहाँ पे देखो ना प्लस का साइन है, प्लस पॉजिटिवली चार्ज एक बहुत बड़ा चीज है यहाँ पे। तो ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स को अपने आसपास इर्द गिर्द घुमा रही है। तो ये देखो, ये माइनस का चार्ज होता है इस पे, ये प्लस का है, तो ये अट्रैक्ट ना हो जाएंगे। अगर ये अट्रैक्ट होंगे तो ये तो इससे बहुत ज्यादा जरूरी ऐसे जुड़ के रहेगा, इससे कभी दूर नहीं होना चाहेगा। इसकी थोड़ा इससे बॉन्ड कम होगा, ये इससे थोड़ा दूर चला भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चला जाएगा तो मतलब थोड़ी एनर्जी लगाने से ये भाग सकता है, ये बाहर को भाग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और ये भी थोड़ी सी एनर्जी लगाने पे बाहर को भाग सकता है। पर इसका जैसे पहले दो हैं, इनका भागना बहुत मुश्किल है, ये लोग नहीं भाग सकते इससे। ये लोग इससे भागना इनका मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी इनको एक शैल से दूसरे शैल में भागने में, और दूसरे से तीसरे में, और तीसरे से चौथे में, और फिर या कहीं ये बाहर निकलेंगे, पर एक्चुअल में ये फिर भी कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। समझे होगे तुम, थोड़ा सा ही समझने की जरूरत है, ज्यादा नहीं समझने की जरूरत है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक सबशेल को डिफाइन कैसे करते हैं कि ये एक सबशेल है और यहाँ यहाँ इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं। पर होता नहीं है ऐसा। होता क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसा नहीं कि वो यहाँ यहाँ घूम रहे हैं, बस यहाँ यहाँ साइड में, इसके अंदर नहीं आ रहे, वो यहाँ भी होते हैं, यहाँ भी घूम रहे होते हैं। मतलब अगर मैंने दो शेल्स बना दिए इस तरीके से, अबे यार, हाँ जी, सॉरी अबाउट दैट, बट हाँ मैंने कुछ बना रखा है यहाँ पे, अभी बनाया मैंने। तो देखो, हम शेल्स को डिफाइन कैसे करते हैं, हम उसको श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से डिफाइन कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं कि मैं क्या करता हूँ, मैं ना ये पूरा एटम है ना, इसमें मैं यहाँ यहाँ मतलब सोचो मैं इतनी जगह को उठाता हूँ और यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन लगा के देख लेता हूँ, यहाँ पे चेक करता हूँ, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, इसका नाम है मतलब है प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे फिर से मैंने एक प्रोबेबिलिटी चेक करी, एक यहाँ पे कर ली, एक यहाँ पे भी कर ली प्रोबेबिलिटी चेक, एक यहाँ पे भी कर ली प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे भी कर ली, मतलब पूरे इतनी इतनी जगह पे मैंने चेक करी। ठीक है, फिर मैंने बाहर चेक करी, यहाँ यहाँ कहीं चेक करी प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की, तो मुझे दिखा कि यहाँ कहीं पे इस वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी अराउंड अराउंड मेरे पास 95 आ रही है, और यहाँ बचते बचते हुए पूरे एटम में, पूरे एटम नहीं पूरे यूनिवर्स में 5% है। अब फिर से ये थोड़ी माइंड बॉगलिंग सी बात हो गई, बट हाँ एक ऑर्बिटल में तुम्हारे पास 95% इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी है, पर जो 5% रह गई, हमें नहीं पता कि वो एटम के अंदर भी है या नहीं, क्योंकि एटम डिफाइंड नहीं है कि एटम इतना ही बड़ा होगा।
हमें नहीं पता एटम कितना बड़ा है, जस्ट वो इमेजिनेशंस हैं जो हम करते रहते हैं। बट एक्चुअल में वो 5% के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहीं भी हो सकते हैं। मे बी वो एटम ऑस्ट्रेलिया में हो और वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सैचर्न पे बैठे हों, सैचर्न, यूरेनस, या यानी कि तुम्हारे घर में भी या स्कूल में भी तुम्हारे, कुछ भी हो सकता है। समझ पा रहे हो? मतलब इतनी ज्यादा माइंड बॉगलिंग चीज इन्वेंट करी थी श्रोडिंगर सर ने कि हम इस वाली चीज से, साई के स्क्वायर से हम पता लगा सकते हैं कि ये वाला शेल कब तक चलता है। तो यानी कि अगर 95% यहाँ तक है तो मतलब ये शेल इतना बड़ा है, ठीक है। तो इसको हमने नाम दे दिया कि ये फर्स्ट शेल है। ओके, तो इसी तरीके से हमने सारे शेल्स को डिफाइन करा, करते करते समझ आ गया कि ओके, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होते हैं, या एक एटम में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी आओ तुम यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या क्या करा था, यहाँ रखा उसे, उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करी, फिर यहाँ कहीं प्रोबेबिलिटी चेक करी, फिर मैंने बाहर भी कहीं प्रोबेबिलिटी चेक करी, और मैंने बहुत आगे जाके भी कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी चेक करी। और मेरे को प्रोबेबिलिटी, उसके होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा इस वाले एरिया में मिली, इस वाले एरिया में, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा थी। तो फिर मैंने कह दिया कि हम, ये वाला एरिया वो है जहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, एंड मैंने इसको सबशेल कह दिया। समझे? तो सबशेल या शेल्स एक्चुअल में इस तरीके से डिवाइन होते हैं। वो कुछ भी नहीं होता, वो जो दूसरी चीजें बताते हैं, बट हाँ, इस तरीके से सबशेल या शेल डिफाइन किए जाते हैं, हम करते हैं उन चीजों को डिफाइन। एंड let me show you something else। हाँ, तो इसी को ही फिर हम कहते थे कि ये ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल है। तो यहाँ कहीं मैंने लिख रखा था, let me see। तो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा एक क्लियर कट चीज बताता हूँ कि सबसे पहले एक एटम है, उसके अंदर पहली बात सबसे पहले उसमें शेल्स आते हैं, शेल्स के अंदर सब शेल्स आते हैं, और उस सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स आते हैं। समझे? तो ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि पहले ये शेल्स आएंगे, उसके बाद इस, लेट सपोज ये हम इस वाले शेल को उठाते हैं, इस वाले, सोचो मैंने इसका नाम ए रख दिया है, तो मेरे पास एक ए सब शेल है, इस तरीके का ए सब शेल है, मेरे ऐसे कह दिया, और ये ए सब शेल है। ओके, मैंने कह दिया, मैंने बस कह दिया और तुम मान गए। तो अब इसके अंदर भी सब शेल्स हैं, वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं, हम उसे इमेजिन नहीं कर सकते। मे बी वो इस तरीके से गोल गोल भी हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हम उन्हें ढूंढ ही नहीं सकते। अभी फिर से ये थोड़ी अजीब हो जाएगी, जब तक तुम इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिकल नेचर और वेव नेचर नहीं पढ़ोगे तुम्हें नहीं समझ आएगा ये चीज। बट हाँ, मैं जस्ट एक इमेजिनेशन तुम कर सकते हो कि हम इलेक्ट्रॉन्स को जब देखते हैं तो वो सीधा चलने लग जाते हैं ऐसे। हाँ, ये सच है, सच्चाई है ये। और जब तुम उनको नहीं देखते, यानी कि तुम लाइट बंद कर देते हो, जस्ट ऐसे कह रहा हूँ, तो वो लोग ऐसे भागते हैं फिर। कितनी अजीब बात है ना, कि जब तुम इलेक्ट्रॉन को देख रहे हो तो वो सीधे सीधे जाएंगे ऐसे, और जब तुम उसको नहीं देख रहे हो तो वो ऐसे ऐसे जाएंगे। बड़ी अजीब चीज है यार। तो इसी के कारण, मतलब जिस बंदे ने ढूंढा इसको कि इलेक्ट्रॉन सीधा जाता है, उसको नोबेल प्राइज दे दिया गया। उसके बेटे ने ढूंढा कि इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में होता है, उसको भी नोबेल प्राइज दे दिया गया। यानी कि बाप बेटे ने अलग अलग डिस्कवरीज करी और उन दोनों को मान लिया गया। अगर तुम्हें लगता है कि साइंस में सब कुछ डिस्कवर कर लिया, तो नहीं, ये इतनी बड़ी चीज पड़ी है ना डिस्कवर करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में क्या है। हम मानते हैं उसे कि एक्चुअल में वो वेव नेचर भी शो करता है एंड पार्टिकल नेचर भी शो करता है। पार्टिकल नेचर यानी कि इस तरीके से सीधा जाता है, और वेव नेचर वो इस तरीके से जाता है, क्रस्ट एंड थ्रस्ट से, अप्स एंड क्रस्ट, ऐसा कुछ कहते हैं, इसे याद नहीं है मेरे को। तो आई होप सो तुम्हें कुछ ना कुछ समझ आया होगा इस पूरे में से कि हम क्या करते हैं। मैंने तुम्हें क्या करा, ये बस एक ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल एक सब शेल में है, और वो सब शेल एक शेल के अंदर है। भाई साहब, कितनी ऐसे अजीब सी चीज है ना कि हम इस इतनी डीप चीज को श्रोडिंगर सर ने इतनी ज्यादा कंसाइज वे में हमें शो कर दिया। तो तुम समझ पा रहे होगे कि ये कितनी ज्यादा ही अजीब सी चीज है, एंड माइंड बॉगलिंग भी है कि समझ नहीं आता कैसे कर देते ये लोग।
ठीक है, हमारे पास क्या थे, हमारे पास थे एन एल एंड एम, एन एल एंड एम, कुछ ऐसा नाम दिया था हमने कि जब हम सॉल्व करते थे श्रोडिंगर इक्वेशन को तो हमें इस चीज की वैल्यू ये वाली आती थी, एक एन आती थी, एक एल आती थी, एक एम आती थी, है ना। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर तुम एन की वैल्यू को चेंज करते हो तो एक अलग इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, मतलब तुम एक अलग इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर रहे होगे। अगर तुम एल की वैल्यू को चेंज करते हो, मतलब कि अगर तुम्हारे पास वन 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 वैल्यू है इन सब की, और तुम इसको चेंज कर देते हो टू पे, टू वन वन, तो तुम जस्ट सोचो इस चीज को कि तुमने एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन पे जंप कर दिया। दैट्स इट। इस तरीके से सोचो इस चीज को कि अगर मैंने 1 2 3 कर दिया तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन पे जंप मार दिया। ये किसी और इलेक्ट्रॉन की मैं स्टडी कर रहा था, यहां मैं किसी और की कर रहा हूं जिसकी एन की वैल्यू 1 है, जिसकी एल की वैल्यू 2 है और एम की वैल्यू 3 है। समझे? ये एल है, ये एम है, सॉरी। हाँ, तो समझ चुके होगे तुम, थोड़ा थोड़ा ही समझ आया होगा, शुरुआत में नहीं आता इतना ज्यादा, बट हाँ कुछ ना कुछ तो तुम्हें आया होगा कि श्रोडिंगर सर ने कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज को कितना आसान कर दिया हमारे लिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब सोचो कि तुम्हारे पास n तो 1 है पर ये सब दोनों ही 0 0 है, जस्ट ऐसे मैंने कह दिया। तो n पहले तुम्हारे पास ये था, तो इसका जब तुमने ढूंढा, इसका मोस्ट प्रोबेबिलिटी ढूंढी कहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो तुम्हें यहाँ पे दिख गए, यानी कि 95% तो यहाँ पे दिख गए और 5% कहीं भी हो सकते हैं। वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी में भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। ऐसा भी समझ सकते हो तुम। एंड हाँ, सच है ये बात, मतलब इस चीज को प्रूव तो नहीं कर पाए बट हाँ तुम समझ सकते हो थोड़ा सा। तो क्या होता है कि जब तुम n की वैल्यू को चेंज करते हो, जब n चेंज हुआ तो इसकी शेप बड़ी हो जाती है, मतलब कि लेट मी शो यू समथिंग। यहाँ पे रखते हैं ना। सोचो ये एक प्लेन था ना, तुमने क्या करा, यहाँ पे तुमने जो n की वैल्यू थी उसको चेंज करा, मतलब कि n की वैल्यू पहले 1 थी, तुमने 2 कर दी, दैट्स इट। बाकी l एंड m की वैल्यू तो सेम रखी तुमने। तो क्या हुआ, पहले सोचो इतनी सी चीज में एक सबशेल ऑर्बिटल ढूंढ रहे थे तुम, अब क्या होगा, अब तुमने n की वैल्यू चेंज कर दी, इस कारण से ऑर्बिटल बड़ा हो जाएगा। अगर तुम n की वैल्यू छोटी कर देते हो तो ऑर्बिटल और छोटा हो जाएगा, मतलब कि n की वैल्यू, मतलब उसका साइज जो है वो बढ़ता है अगर तुम n बढ़ाते हो तो, यानी कि अगर तुमने n को इंक्रीज करा तो साइज भी इंक्रीज होगा। किसका साइज इंक्रीज होगा? ऑर्बिटल का, ऑर्बिटल। ठीक है, तो फिर तुमने कहा कि अच्छा ठीक है, n का तो मेरे को समझ आ गया, बट l का क्या, l भी तो कुछ चीज है। तो मैंने कहा ठीक है, ज्यादा तुम में उछल रहा है कुछ, मैं बता देता हूँ। n सोचो, जस्ट ऐसे मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग ले रहा हूँ मैं, n 1 था और l भी तुमने 1 ले लिया और m भी 1 ले लिया। सोचो पहले m था 1, l थी 0 और m था 1। तुमने जस्ट, मैं तुम्हें शो करने के लिए ये चीज कर रहा हूँ, ऐसे विजुअलाइज कराना तो बहुत मुश्किल काम है, बट हाँ जस्ट ऐसे सोच सकते हो इस चीज को। तो फिर से बनाते हैं इस चीज को। ठीक है, तो l को चेंज करने पे क्या होगा, l को चेंज करने पे उसका शेप बदल जाएगा, ये देखो इस तरीके से उसका शेप बन जाएगा। अगर तुम्हें ये शेप्स नहीं आती हैं, फिर तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रोते हो कि ये नहीं हो रहा, इनऑर्गेनिक में भी रोते हो कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। कैसे होगा, तुम्हें शेप्स पता ही नहीं है कि क्या होती हैं। अभी तुम्हें ऑर्बिटल डीजेड डीजेड और ऑर्बिटल पीएक्स पीजेड ऑर्बिटल, बहुत ज्यादा इधर इनकी लड़ाई होने वाली है, तो उस लड़ाई को भी हमें समझना पड़ेगा कि कैसे होगी, या ये लोग कैसे लड़ रहे हैं आपस में, तो हमें इन चीज का, इन लोगों का आपस में सॉर्ट सॉर्ट कैसे कराना है, वो सब समझना पड़ेगा, तभी तुम्हें इनऑर्गेनिक आएगी। तो तुम समझ गए होगे अभी तक कि कोई तो शेप इस तरीके से होती है, कोई शेप इस तरीके से गोल भी होती है। ठीक है, हम इतना समझ गए अभी तक हम इतना समझ चुके हैं।
और ये सब श्रोडिंगर इक्वेशन के कारण हो रहा है। अगर तुम्हारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं होती तो तुम आज भी इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे समझते कि ये बस दो तीन शेल्स हैं और उसके बीच में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है और यहाँ से यहाँ जंप करता है, यहाँ से यहाँ करता है, यहाँ से यहाँ करता है। समझे? तो ये सब श्रोडिंगर सर की मेहरबानी है। ओके, तो एल को समझ लिया हमने। अब देखते हैं एम। एम गैस करो अब क्या होगा। अब तो यार बहुत गैस कर लोगे, बहुत लोग कर लेंगे गैस। तो क्या होगा अगर एन को घुमाने पर, एन को बड़ा करने पर, मतलब एन को अगर तुम पॉजिटिवली बढ़ाते हो, मतलब 1 से 2 करते हो, 2 से 3 करते हो, तो साइज बढ़ता है। और अगर तुम एल को बढ़ाते हो तो उसकी शेप चेंज होती है। और अगर तुम एम को बढ़ाओगे तो क्या होगा, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ओरिएंटेशन। समझ गए? तो अगर तुम इसके रिस्पेक्ट में बढ़ाओगे ना, यानी कि अगर तुम्हारे पास एन तो 1 है एंड एल 0 है एंड एम जो है, अबे एल की, चल ठीक है, जस्ट एक बार एज्यूम कर लो, क्योंकि एल 0 भी होता है तभी कुछ वैल्यूज आती हैं। बट हाँ, तो एक बार इमेजिन कर लो कि तुम्हारे पास एम 1 है, तो बताओ कि क्या क्या बनेगा ये। अगर एन के 1 होने पर ये गोल गोल बनता है और एम 0 होने, यहाँ पे एन 1 है और जो एम है वो 0 है, तो यहाँ पे ये गोल बन रहा है। सोचो एम जब 1 होगा तो क्या बनेगा, तब भी गोल ही बनेगा। तुम्हें नहीं पता चला क्या कैसे? क्योंकि सर्कल का तो कोई फेस ही नहीं होता है। इसका तो कोई फेस है कि ये यहाँ से दिखता है, यहाँ से गोल है, यहाँ से ऐसा है। सर्कल का क्या फेस डिफाइन करोगे तुम? इधर से देखो ये तब भी वैसा है, इधर से देखो फिर भी वैसा है, इधर से देख लो फिर भी वैसा है। समझ गए? तो इस चीज से बचने के लिए भी इन्होंने कुछ लॉ बना दिया था केमिस्ट्री में। बट हाँ, तुम्हें कोई ऐसे फंसा सकता है कि कैसे, बताओ मुझे फटाफट। तो अब तुम समझ गए होगे कि एल को चेंज करने पे इनकी शेप बदल जाती है और एम को चेंज करने पे इनकी ओरिएंटेशन बदल जाती है। ये देखो, ये इस साइड बन गया, ये इस साइड बन गया, और ये देखो ये भाई साहब इस साइड ऐसे चेंज हो गए। आई होप से तुम्हें बेसिक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि क्या है ये, क्या है इतना माल पानी जो तंग कर रहा है हमें बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अब the Schrodinger equation also predicted some of the most important things of electrons which Bohr could not explain. ठीक है, और हमने देख भी लिया कितनी ज्यादा बोहर भाई साहब ने तो बहुत कम चीजें प्रेडिक्ट करी थी। बोहर का क्या है कि उसको एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में ही पढ़ेंगे हम, फिजिकल केमिस्ट्री में अभी नहीं पढ़ सकते उसको। जो जो मेरे को बेसिक लगा था मैंने वो कराया यहाँ पे, क्योंकि जो वो सब तुम्हें जरूरी है। बोहर भाई साहब की अभी जरूरत नहीं है, जब होगी तो देख भी लेंगे उनको, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो जितना भी हमने स्टडी करी अभी तक, ये सब तब के टाइम पे क्योंकि हाथों से स्टडी करनी पड़ती थी। कंप्यूटर्स वगैरह जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो नहीं होते थे। तो अब क्या हो गया, अब हमारे पास कंप्यूटर्स आ गए एंड हमने नए नए एलिमेंट्स भी खोज लिए, जिसमें एक एटम में 100 इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। तो अभी तुम 100 इलेक्ट्रॉन, मतलब हर इलेक्ट्रॉन का एक एक बारी थोड़ी ना श्रोडिंगर इक्वेशन लगा के उसको ढूंढोगे भाई, उतने में तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो फिर उन्होंने, मतलब सुपर कंप्यूटर्स आए एंड उसमें हमने देखा, तो हमने यही पाया कि बस उसका न्यूक्लियस चार्ज बदला हुआ था। यानी कि अगर हम हाइड्रोजन पर चेक कर रहे थे जब हमने श्रोडिंगर इक्वेशन ढूंढी थी, क्योंकि तब हाइड्रोजन पे आसान था ढूंढना। एंड अब जैसे तुम चेक कर लो कि सोडियम पे, Na पर, इसमें ढूंढने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब तुम्हें ज़्यादा बारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। पर जब जब तुम्हारे पास कंप्यूटर्स आ गए तो कंप्यूटर्स में क्या हुआ, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया। सुपर कंप्यूटर्स ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को आसान कर दिया कैलकुलेट करने में। तो जब उन कंप्यूटर्स ने 200 साल बाद इस चीज़ को कैलकुलेट करने की कोशिश करी तो वो सेम ही आई थी। यानी कि जो वैल्यूज हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन्स की आती थी वही वैल्यूज इस पे भी इलेक्ट्रॉन्स की आती थी। यानी कि बस एक न्यूक्लियर चार्ज का फर्क था, यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज होता था, यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता था। बस दैट्स इट, इसके आगे कुछ नहीं। यानी कि 200 साल पहले श्रोडिंगर सर ने इस चीज को भी पकड़ लिया था, पकड़ में कर लिया था। आई डोंट नो, सम हाउ कर लिया था उन्होंने। आई होप, बस एक न्यूक्लियर चार्ज बदला हुआ था, बाकी सब सेम था, सबका सब
From the value of psi square, it is possible to predict a region around a nucleus where electron could be possibly found. हमने देख ही लिया ये चीज़ भी। अभी थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा पीछे जाके इस चीज़ को थोड़ा सा रिवाइज कर लें। हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं। पहले क्या था, हमारे पास कुछ नहीं था, हमने क्या करा, हमने एक एटम की खोज करी कि अच्छा मोस्ट फंडामेंटल चीज एटम है। फिर हमने एटम के अंदर झांक के देखा तो हमें वहां पे घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स दिख गए। यहाँ पे घूम रहा था, कोई यहाँ पे घूम रहा था। फिर हमने क्या करा, हमने किसी ने कहा कि ये ऐसे गोल गोल घूम घूम के ना एक बार क्रैश हो जाते हैं, यहाँ पे खत्म हो जाते हैं ये बीच में आके एटम के। फिर किसी ने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये इस तरीके से बटे हुए हैं, यहाँ पे कोई यहाँ पे कोई यहाँ पे, ये इस पूरे एटम में। फिर कोई महान इंसान आया, उसने कहा कि ना 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 ऐसा नहीं है, ये तो इस तरीके से है कि ये ना गोल गोल बने हुए हैं यहाँ पे, इनकी कोई ऑर्बिट है, जैसे हम सन के अराउंड घूमते हैं वैसे वैसे ऑर्बिट है, ये घूमते हैं वैसे। फिर कोई और किसी ने इस चीज को सॉलिडिफाई करने के लिए बताया कि नहीं, यहाँ बीच में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज है जिसके अराउंड ये सब घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस चीज के अराउंड घूमते हैं। तो हमने कहा ठीक है, फिर हमने इस चीज को समझा। उसके बाद आ गए शॉर्डिंगर सर अपने गेम में, तो इन्होंने कहा कि ना ना ऐसा भी नहीं है, शेल्स तो हैं, हम मानते हैं शेल्स हैं, पर शेल्स के अंदर कुछ सब शेल्स भी हैं, शेल के अंदर इस चीज को अंदर इसके अंदर झांकोगे तो तुम्हें ऐसा कुछ और दिखेगा। तो ठीक है, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा भी नहीं है, जब तुम इस वाले के अंदर इस वाले स्पेशली इस किसी एक में झांकोगे तो तुम्हें और मिल जाएंगे। ये जस्ट एक विजुअलाइज करने के लिए, एक्चुअल में किसी को भी नहीं पता कि कैसे दिखती हैं ये चीजें, दिखती ही हम नहीं ढूंढ सकते अभी तो ठीक है। तो ये था, हम यहाँ तक अभी पहुंच चुके थे। तो अभी तक साइंटिस्ट ने बहुत कुछ डिस्कवर कर लिया था कि श्रोडिंगर इक्वेशन से ही हमने डिस्कवर कर लिया था कि अगर एक एटम तुम्हें दे रखा है, एक एटम पड़ा है कहीं भी, लेट सपोज कनाडा में पड़ा है एक एक एटम, और उसमें कुछ तुम ढूंढ लेते हो कि अच्छा उसके उसके जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ यहाँ है, यहाँ है यहाँ है यहाँ है, और मतलब 95% तुम इलेक्ट्रॉन्स ढूंढ लेते हो उसके, पर जो उसके 5% बचे हैं ना वो इंडिया में भी हो सकते हैं। मतलब कितनी अजीब सी चीज है, बट हाँ ये अजीब ही है, इसको समझना ही पड़ेगा। चलो इस चीज को समझो अभी। ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स मैंने तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा शुरू में बता दिया था, एंड फिर से हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कि पहले क्या होता है। पहले शेल दिखता है हमें, शेल के अंदर सब शेल होते हैं और उसके अंदर ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल। और ये सब 3D में हो रहा है, कुछ 2D में नहीं है, कुछ भी नहीं है 2D में, सब कुछ 3D में है, कैसे भी घूम रही हैं वो चीजें। ठीक है, तो कैसे हो रहा है, शेल, शेल का मतलब ये एन 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 का मतलब है शेल, सिंपल शेल जो हमारा होता है। तो उसकी वैल्यूज 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, ये हम बाद में देखेंगे, बाद में थोड़े टाइम बाद देखेंगे। जस्ट हमें तुम्हें दिखाने के लिए ये चीज लिखी है मैंने, इसका कोई ऐसे भी अस्तित्व नहीं है हमारी जिंदगी में अभी तक, तो हाँ इसका जरूर आगे जरूर आएगा। तो ठीक है, एक शेल है, हमने एक शेल को ढूंढ लिया, तो ये था हमारा शेल। मैंने कहा ठीक है ये मेरा शेल था। अब इस शेल को मैंने यहाँ पे कुछ जूम करा तो मेरे को यहाँ पे इस शेल के अंदर एक सब शेल दिख गया, एक या दो सब शेल दिख गए। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने इसको थोड़ा और यहाँ से जूम करा तो मुझे यहाँ पे कुछ पड़े हुए और दिख, ठीक है। तो एक शेल में मेरे को 3 सोचो सब शेल दिख गए, तो मैंने क्या करा, मैंने इनकी नेमिंग कर दी। नेमिंग कैसे कर दी, मैंने इसको एस कह दिया, इसको पी कह दिया, इसको डी कह दिया, एस पी डी, एंड अगर कोई आगे भी होगा उसको एफ कह देंगे, और जिसके आगे होगा उसको मैं जी कह दूंगा। सिंपल, कुछ बड़ी बात नहीं है। ओके, तो इसके बाद कहाँ जाना था। हाँ तो चलो अभी हम कुछ बेसिक चीज पे आते हैं, अच्छी चीज है ये एंड जरूरी है हमारे समझने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैंने कह दिया कि तुम लिथियम का लिख दो, लिथियम तुम कहते गिनते थे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम मतलब 3, तो तुम यहाँ पे लिख देते 2 और 1। सही है, बिल्कुल सही है। तो ये तो था बोहर
के हिसाब से, बट हम बड़े हो चुके हैं तो हम कैसे लिखते हैं, 1s2 एंड 2s1, मतलब ऐसे दिखा रहा हूँ तुम्हें, अभी तुमने नहीं देखा, छोड़ो 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 इस चीज़ को छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखो, आफ्टर ऑल दीज डिस्कवरीज में कौन थे, हाइजनबर्ग, बोहर एंड गेलुसैक एंड और भी थे कुछ लोग, तो समझ चुके होगे तुम। और शॉर्डिंगर इन सब ने जो भी डेरिवेशंस करी थी, जो भी इन्होंने ढूंढा, तो अभी हमारे साइंटिस्ट के पास काफी बड़ा डेटा था एक इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसकी जानकारी के बारे में, कि वो है क्या, कैसे बिहेव करता है, कितने शेल्स हैं उसमें, कितने सबशेल है, कितने ऑर्बिटल हैं, उनकी नेमिंग कर दी गई थी, उनका स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन अभी नहीं देखा, यानी कि उनको देख लिया गया था कि क्या वो गोल गोल इस तरीके से घूम रहा है या वो गोल इस तरीके से घूम रहा है, यानी कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या क्लॉकवाइज घूम रहा है। उन्होंने ये भी कर दिया था कि एक चीज को जनरलाइज कर दिया था कि हाँ ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। उनके पास काफी बड़ा डेटा था कि इलेक्ट्रॉन जो हैं, कुछ एलिमेंट्स थे उनके पास, तो उन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स पे उन्होंने रिसर्च कर डाली थी पूरी की पूरी। तो उनके पास सभी की एनर्जी लेवल्स थे, सभी के थ्रेशोल्ड वगैरह थे, थ्रेशोल्ड यानी कि समझेंगे बाद में, अभी नहीं। तो और भी थे डेटा, जैसे कि एक अगर मेरे पास न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, बताओ ये 10 सेकंड में कितने चक्कर निकालेगा इसके, ऐसे गोल गोल इस तरीके से। तो हमारे पास वो भी डेटा था, वो सब था हमारे पास। तो और अब हमें इस चीज को पूरा का पूरा कॉन्केटिनेट करना था, कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम मेरे को लिथियम लिख के दो, तो तुम क्या करते हो, तुम दो लिख देते, ये क्या मतलब है, इससे मैं क्या समझूं इसमें से। मैं अगर 10th क्लास के लेवल पे जाओगे, तुम कहोगे ये फर्स्ट शेल है और ये सेकंड शेल है। मैंने कहा ठीक है, और वो सब शेल में क्या, ऑर्बिटल कहाँ गए, वो सब चीजें कहाँ चली गई। तुम कहोगे यार वो तो हमें नहीं पता। ठीक है, तो इतना बड़ा जो डेटा था, अभी इस सारे गुड़ गोबर को उन्हें एक चीज में रिप्रेजेंट करना था। यानी कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम मुझे लिथियम का बताओ, कुछ भी बता दो इसके बारे में, कि इसमें वेकेंट अभी नहीं, यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तुम मेरे को रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तुम कहोगे हाँ 2 3 ही है, मुझे तो पता ही है। मैंने कहा ठीक है, पर तुम थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट करो ना, कि किस वाले ऑर्बिटल में कितने हैं, या उस ऑर्बिटल का नाम क्या है। तुम मुझे इस तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाओ, मुझे मजा आएगा। तो अब तुम्हारा मत्था सनका हुआ है कि ये कैसे करूं अब मैं, और मैंने तुम्हें कह दिया कि तुम मुझे ये भी बताओ कि ये इस तरीके से गोल घूम रहा है या इस तरीके से गोल घूम रहा है। अब सटकी हुई है सभी की, अब नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है। तो अब तुम्हारे पास इतना सारा डेटा है, बहुत सारा डेटा है, तुम्हें उस चीज को एक कंसाइज वे में जनरलाइज करना है, कि इसको अगर मैं एक एलिमेंट लूं, तो मैं उसको सेट बता पाऊं कि ये कौन सा किस तरीके से लिखा हुआ है, यानी कि 1s2 2s1। तो अभी इसमें से मुझे काफी चीजें पता चल रही हैं, ये क्या है, 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 ये क्या है। समझे? तो अभी 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 कुछ भी नहीं समझे होगे तुम, जस्ट एक बात कर रहा हूं मैं। तो अब क्या करना है, अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने कुछ रूल बना दिया कि तुम इस तरीके से लिखोगे ना, इनकी कॉन्फ़िगरेशन, अगर तुम कॉन्फ़िगरेशन, इन्होंने उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कॉन्फ़िगरेशन नाम का कॉन्सेप्ट निकाला, कि इसकी ना पूरी हिस्ट्री तुम एक लाइन में लिख दोगे, कि ये कहाँ से है, ये क्या करता है, कैसे घूमता है। यानी कि अगर बच्चों वाली भाषा में बोला जाए तो इसका एड्रेस होता नहीं है, ऐसा एड्रेस वगैरह कुछ होता नहीं है, जस्ट ये एक मजाक की बात है, बट हाँ एड्रेस वगैरह इलेक्ट्रॉन का तो कुछ होता नहीं है। अगर तुम्हें कोई टीचर कहेगा कि ऐसे कुछ है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, तो ये इसका एड्रेस हो गया, नहीं नहीं भाई, एड्रेस नहीं हो गया। वो कहाँ गए जो 5% इलेक्ट्रॉन भाग रहे थे, उनका भी एड्रेस बता दो अगर इतनी हिम्मत है तो। वो तो नहीं बता पाएंगे वो लोग, तो जस्ट तुम समझो एक बारी। तो उन्हें क्या करना था, इस पूरी मैस को एक चीज में पकड़ के रखना था, इस पूरी मैस को एक एक कंसाइज वे में बताना था कि ये कहां से बिलोंग करता है एलिमेंट, और तब तक पीरियोडिक टेबल भी बन चुका था। ठीक है, तो उन्हें पीरियोडिक टेबल के हिसाब से भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा,
कि ये कैसे करूं कि ये प्रोडक्ट टेबल में भी फिट आ जाए। चलो ठीक है, वो तो सब हो गया। अभी थोड़ा और जनरलाइज कर देते हैं इस चीज को कि एन क्या है। एन क्या था? एन इंटीग्रल नंबर। इंटीग्रल नंबर ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 4 हो सकता है। ये कभी भी 4.5 नहीं हो सकता ना बेटा, बिल्कुल नहीं। 5.55 नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। ये डिफाइन करता है एक शेल को। शेल यानी कि एक, जैसे एक एटम है उसके शेल को, इस चीज को डिफाइन करता है एन। एन मतलब पहला, इसको तुम पहला कह लो, इसको तुम दूसरा कह लो, इसको तुम इसके आगे वाले को तीसरा कह लो, इस तरीके से। समझ गए हो गया जो। और ये क्या करता है कि ये तुम्हें डिटरमाइंस द साइज ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि साइज ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि अगर एन छोटा होगा तो ये साइज भी इतना सा होगा। अगर एन की वैल्यू 2 कर दी तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अगर एन की वैल्यू 3 कर दी तो ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। अगर तुम एन की वैल्यू 5 कर दोगे तो ये इतना बड़ा हो जाएगा। आई होप समझ आ रहा होगा। अभी बच्चों के जैसे कितना समझा दो तुम लोग को। एल, एल क्या करता था? डिटरमाइंस दी सब शेल। इस वाले शेल के अंदर कितने सब शेल हैं, इस चीज को वो डिटरमाइन करता था। यानी कि इस चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सीधी बात करते हैं शेप पे। तो इसकी शेप कैसी थी? इस वाले की शेप थी गोल गोल गोल, और इसकी शेप थी इस तरीके से उल्टा 8। समझ गए होगे? तो इसकी शेप इस तरीके से। ओके, तो आगे चलो फिर। हाँ, तो आगे आ गया एक लास्ट वाला, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन स्पिन स्पिन, ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट है बट हमें समझना पड़ेगा। इसमें क्या है, अभी वो और फर्दर पूछ रहा है कि अब क्या होगा, अब क्या करना है। तो ये शोज दैट इलेक्ट्रॉन मूविंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि स्पिन क्वांटम में अगर 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 उसको हमने ये बताया है, मतलब -12, मतलब जस्ट हमने उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए -12 लगा दिया है। तो -12 और +12। -12 का मतलब ये इस तरीके से घूमेगा, और +12 का मतलब ये इस तरीके से घूमेगा। ऐसा नहीं है, -12 का मतलब ये भी हो सकता है कि ये इस तरीके से घूमेगा, फिर प्लस वाले का ये मतलब हो जाएगा। समझिए? तो ये चीजें दोनों वाइस वर्सा है कि अगर अगर -12 ऐसे घूमेगा तो +12 ऐसे घूमेगा। अगर -12 ऐसे घूमेगा तो +12 ऐसे घूमेगा। बहुत आसान चीज है, इतनी रद्दी चीज है ना ये तो। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है गोल गोल, तो ये इस साइड घूमेगा तो इसको तुम प्लस भी मान सकते हो। अगर इसको इस साइड घूमने को इसके माइनस मानते हो तो फिर इस साइड को तुम्हें प्लस मानना पड़ेगा। यानी कि अगर ये इस तरीके से गोल गोल घूमेगा तो उसे तुम प्लस, मैं जस्ट कंसीडर कर रहा हूँ, किसी में मैंने प्लस कह दिया। तो जब ये इस साइड घूमेगा दूसरी साइड को, यानी कि जब ये इस साइड को घूमेगा तो तुम इसको -12 कह देना। और क्या, और क्या ही कह सकते हैं इस चीज को। तो आई थिंक हाँ, खत्म हो चुका है ये सब। हाँ, तो और कुछ रहता है यार? है, अभी रहता है। हाँ, तो अगर किसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है, तो तुम्हें तुम्हें क्या लिखना है कि वो क्या डिफाइन करता है। वो डिफाइन करता है कि अगर तुम किसी पार्टिकल का एक ही टाइम पे उसका वेलोसिटी एंड उसका पोजीशन दोनों ढूंढ रहे हो, तो तुम्हें वो ग्रेविटेशनल, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक, तुमने देखा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम का चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहां पे क्या होता है, छोटे छोटे चार्जेस होते हैं। तो वो तुम चार्जेस के बीच में नहीं ढूंढ सकते। चार्जेस के बीच में ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर तुमने ऐसा कोई डब्बा है, डब्बे में तुम्हें नहीं पता डब्बा बंद है, बस यहाँ से एक होल है उस डब्बे में, उस डब्बे में एक ऐसा होल है। तो तुमने क्या करा, तुमने उस डब्बे में एक बॉल फेंकी, बॉल फेंक दी उस डब्बे में। अभी तुम उस बॉल की कुछ भी नहीं फाइंड कर सकते, यानी कि तुम उसको नहीं ढूंढ सकते कि वो किस टाइम पे उसकी क्या वेलोसिटी होगी। ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल कहता है क्वांटम लेवल पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन्स की तुम एक ही टाइम पे उसकी वेलोसिटी और उसकी पोजीशन नहीं ढूंढ सकते। एक ही टाइम पे उसकी वेलोसिटी, कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी और उसकी पोजीशन क्या होगी, नहीं। इलेक्ट्रॉन एक जादू है, समझ लो। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा जादूगर है जो कभी भी गायब हो जाता है, कहीं से भी निकल जाता है, कहीं भी कुछ भी कर देता है वो। वही मैंने जो तुम्हें 5% वाली एग्जांपल दी है,
एंड वो सबसे अच्छी एग्जांपल है। एंड हाँ, इलेक्ट्रॉन सच में ऐसा एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सब तो तरीके बंद हो चुके हैं, तो इलेक्ट्रॉन सच में ऐसा हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन सैचन पे होगा और उसका एक इलेक्ट्रॉन अर्थ पे पड़ा होगा। यस, इट्स पॉसिबल। एंड तुम्हें एक और क्वेश्चन आ सकता है कि वेव फंक्शन क्या है। वेव फंक्शन क्या है, इसे वेव फंक्शन कहते हैं ना, ये साई जिसे कहते हैं। इसका एक्चुअल में मीनिंग कुछ नहीं है, ये इसका एक्चुअल में ये कोई मीनिंग कैरी नहीं करता है। ये जस्ट हमें पोजीशन नहीं, प्रोबेबिलिटी बताता है। प्रोबेबिलिटी कि अगर इतना सा मुझे स्पेस है तो इसमें कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन के होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, दैट्स इट। इसके आगे ये कुछ नहीं बताता, और तो इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, ये जस्ट मेरे को प्रोबेबिलिटी बताता है। एंड इसकी वैल्यू हमेशा कोऑर्डिनेट्स पे ही डिपेंड करती है। कोऑर्डिनेट्स यानी कि एक्स, वाई एंड जेड, इस पे ये पूरी तरह से डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट। तो इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है अपने में इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये सब इस चीज पे डिपेंडेंट है। अगर तुम श्रोडिंगर इक्वेशन को दोबारा से देखोगे, यानी कि वो कुछ ऐसा था, इसका स्क्वायर था, फिर यहाँ पे एक साई लगी हुई थी, और यहाँ पे अपॉन में फिर से ये था, और यहाँ पे फिर कुछ एक्स लगा, फिर इसमें एक्स की जगह वाई हो जाता था, और ये प्लस होता था, एक जीरो हो जाता था, ऐसे कुछ था। अभी उसको लिखने का टाइम नहीं है, बट हाँ, तुम समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो तुम्हें पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी नहीं, तुम्हें जनरली में कुछ पूछ लिया जाता है तो तुम्हें पता होना चाहिए। खुद से क्वेश्चन पूछा करो ताकि तुम्हें समझ आए कि क्या क्या करना है तुम्हें, क्या तुम सही गेस कर पा रहे हो, या सही अपने माइंड में वो चीज़ है तुम्हारे में नहीं है। तो अगर तुम्हें कोई पूछ ले कि क्या ये इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है, एमसीक्यूज वगैरह में हो सकता है ये क्वेश्चन, जो 12th के बच्चे हैं, जेई वालों की बात नहीं कर रहा मैं, तो समझ सकते हो तुम, कुछ भी हो सकता है, टीचर्स एक पागल से हैं, कुछ भी कर देते हैं वो लोग तो। एंड एक ये क्वेश्चन हो सकता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है क्या उसका क्या मतलब क्या है, वो क्या करता है। तो वो क्या काम करता है, ऑर्बिटल का साइज को बड़ा या छोटा करने में काम करता है, दैट्स इट। इसके आगे और कुछ नहीं है उसमें, और कुछ कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत भी नहीं है। अपने माइंड में जस्ट ये कॉन्सेप्ट है, ये बस क्लियर रखो कि ये क्या करते हैं। एंड वैसे ही एल एंड एम का भी याद रखो थोड़ा सा। हाँ, तो अब देखो ऑर्बिटल्स में क्या है। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो हमने क्या बात करी थी कि एस पी डी एफ जो होते हैं, ये सब शेल के अंदर भी इनका नाम होता है, यानी सब शेल्स का नाम ये होता है। आई होप सो तुम्हें कुछ दिक्कत ना आ रही हो। तो कैसे हो रहा है ये सब चीजें, मतलब यहाँ पे मैंने 2 क्यों बनाए, यहाँ पे मैंने 6 क्यों बनाए, और यहाँ पे 10 क्यों मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो हमने श्रोडिंगर इक्वेशन से ये चीज को प्रिडिक्ट करा कि यहाँ पे एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, जो पी है उसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। अगर 6 से ज्यादा होंगे तो वो डी में भाग जाएगा, समझे। और अगर एस में अगर तो 3 आ गए तो वो पी में भाग जाएगा। यानी कि 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं जो घूम सकते हैं, यानी कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं, पी में 6 घूम सकते हैं, और डी में 10 घूम सकते हैं। और एफ में अगर तुम देखो तो 4 बढ़ रहे हैं, तो यानी कि 14 इसमें घूम सकते हैं, एस पी डी एफ। एंड तुम्हें पीरियोडिक टेबल में पता भी होगा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक होते हैं, एफ ब्लॉक होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो चीज, ये सब चीजें वहां भी जाके मिलेंगी तुम्हें, तो बढ़िया ही है। तो इसमें क्या होगा, इसमें 10 घूमेंगे। तो लेट्स सपोज कि एक इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे कहीं ना कहीं से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि अब 3 घूम रहे हैं यहाँ पे पहले वाले ऑर्बिटल में, तो 3 को घूम नहीं सकते। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जंप कर जाएगा, यहाँ पे जंप करेगा। तो यहाँ पे पहले ही पूरे थे, यहाँ पे तो 6 के 6 पूरे लिख रखे हैं, तो ये यहाँ से तो भाग गया, अभी यहाँ पे पहुंच गया, अभी यहाँ पे तो पूरे 6 हैं, तो ये क्या करेगा, ये इस साइड भागेगा आगे, इसको यहाँ भी जगह ना मिली तो ये यहाँ भागेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में तो उसके जितने ही रह सकते हैं, यानी जो उसका नाम है उसके हिसाब से तुम्हें चेक करना होगा, या माइंड में भी रख सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो तुम्हें समझ आ गया होगा, ये वैसे एक्चुअल में ये ऐसे रिप्रेजेंट नहीं होते हैं, बट जस्ट बच्चों को समझाने के लिए इस चीज को दिखाया जाता है ऐसे कि ये ऐसे रिप्रेजेंट हो गया, बाकी कुछ ऐसा होता नहीं है, सिग्निफिकेंस ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहां से इन्हें पता चल गया कि एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 हो सकते हैं, पी में 6 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, डी में 10 हो सकते हैं। तो फिर इस चीज को
जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पुट करना था तो हम इसको लिख देते थे कि S2 एंड उसके बाद लिख देते P6 एंड D10, इस तरीके से लिख देते थे ना। तो इसके आगे जो नंबर आएगा वो वाला थोड़ी बाद में हम डिस्कस करेंगे, बट हाँ तुम्हें मोटा मोटी समझ आ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं आगे। ओके, तो अब इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे कि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किस तरीके से डिज़ाइन करा कि उसको हम यानी कि एक एक सीधे सीधे पैटर्न में लिख सकते हैं, और किस तरीके से पहले ही इसे पहले ही क्यों लिखा गया है, जो चीज़ पहले आएगी उसको पहले ही क्यों लिखा गया है, उसको एंड में क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि हमें क्यों का मतलब निकालना है। तो क्यों का मतलब निकालने के लिए हमें पहले थोड़ा कॉज पे जानना होगा। तो अगर हमें समझ आ जाएगा कि ये कॉज है इस चीज़ का, तो तुम्हें काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएगी। तो आई थिंक दैट्स इट। एंड कुछ और मेरे को अगर पढ़ाना हुआ तो देख लेंगे, बट हाँ आई थिंक दैट्स इट। एंड पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा देख के रखना। लेट मी शो यू कहाँ से आता है पीरियोडिक टेबल, कहाँ से यहाँ से कहीं आता है। वेट करो जस्ट थोड़ा सा, कहीं ना कहीं से यहीं कहीं होता था कुछ ना कुछ, मैंने देखा तो था। यहाँ पे और पीरियोडिक टेबल, अरे कहाँ गया, यहीं पे तो था। लेट मी फाइंड, यहीं पे तो था सामने, ये रहा। ठीक है, तो तुम जरा क्या करना, इस पे थोड़ी नजर मार के आना। नजर मार के कैसे, मतलब जस्ट ऐसे देखना इस चीज को कि कैसे हो रहा है ये सब चीजें। हाइड्रोजन, हीलियम, और उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। यहाँ तक इसको थोड़ा सा देखना। अगर तुम्हारे पास वो वाला है ना, जो ऑनलाइन चेक कर लेना, ऑनलाइन चेक कर लेना पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स, और आगे लिख देना लॉन्ग फॉर्म, तो तुम्हें दिख जाएगा वो पीरियोडिक टेबल है। ये किस कलर का है, वो येलो एंड वाइट कलर का मिक्सचर है, वो वाला देखना जरूर। उसमें से तुम्हें काफी चीजें देखने को मिलेंगी अलग अलग तरीके से, और थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से देख के आना, बस दैट्स इट। कुछ और तुम आई थिंक इस वाले में ना वो सब चीज़ें नहीं है जो उस वाले में थी, तो मैं क्या करूँगा उस चीज़ को डाउनलोड करके रख लेंगे अपन, तो उसके बाद उस चीज़ को देखेंगे।